नमस्कार साथियों, मैं सतीश कांत। आज हम ऐसे संगठन के बारे में बात करेंगे जो फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता है और एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है जिसमें जातिवाद, भेदभाव व किसी भी प्रकार का कोई भी अन्याय अपना स्थान न रखता हो। ऐसे ही संगठन की बात करने वाले हम विराट हिंदुस्तान संगम, जिसके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल और महामंत्री दीपक चौधरी हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपके जो संगठन है इसने बहुत अच्छे काम किए हैं और ये जो मेरा विचार आया है आपको से बात करने का, जो पलवल में बस अड्डा है उस पर एक नेकी की दीवार है, वहाँ आपका नाम पढ़ा और फिर आपसे कांटेक्ट करा और फिर आपसे बात करना हुआ। तो आपका जो संगठन है उसके बारे में कुछ बताइए और उसके उद्देश्य क्या है। देखिए, नेकी की दीवार को शुरू करने के पीछे हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यश जी का ही विचार था और हम कहीं बाहर गए हुए थे उत्तराखंड में, तो उस दौरान डॉक्टर यश ने इस चीज़ को देखा और नोटिस किया। तो उनका विचार था कि क्यों ना इस चीज़ को हम अपने छोटे शहर में भी किया जाए। और उससे पहले राजस्थान पे भी हमने सोशल मीडिया के थ्रू इन चीज़ों को सुना और समझा। तब हम डॉक्टर साहब के अध्यक्षता में हमने ये प्रण लिया कि हम पलवल के अंदर भी एक ऐसा चीज़ों को करेंगे जिससे कि आम लोग जिनके पास जैसे गर्मियाँ हैं, चप्पल तक नहीं होती है, कपड़े तक नहीं होते हैं, या सर्दियों में तो और हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर यश के मार्गदर्शन में, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने ये सब स्टेप लिया। मैंने जो अपनी कोर टीम है उससे बात करी और उन लड़कों को फोकस किया। हमने समाज के अंदर से यह सारी चीज़ों को खड़ा किया। हम ये कहें कि हमने खड़ा किया, ये बहुत ही अतिशोक्ति होगी। समाज के लोगों ने हमको ये सब प्रेरणा दी और उन्हीं के थ्रू हम यहाँ तक आगे बढ़े। रही संगठन की बात, संगठन ने अब तक बहुत सारे काम किए हैं। देश के बहुत सारे मुद्दे जैसे धारा 370 राम मंदिर का निर्माण रहा है, या राम सेतु का भी हमने पुराने उसमें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विराट हिंदुस्तान संगम के, उनके नेतृत्व में हमने अन्य काम किए हैं। बाकी आप कभी दूसरी बात पे आऊँ, संगठन और क्या क्या काम कर रहा है। संगठन ने यहाँ पर हर छोटी चीज़ों में काम किया, जैसे अधिवक्ता सेल बनाया, टीचर सेल्स बनाया, किसान मजदूर सेल्स बनाया। वो सब चीज़ें जो एक आम आदमी को यहाँ हीरो बनाती है, जो एक आम आदमी जो मेहनत करके खड़ा होता है, जिसको पहचान नहीं मिलती। और मेरे विराट हिंदुस्तान संगम की एक पंच लाइन है, हम यहाँ जाति नहीं देखते, हम यहाँ किसी की अमीरी गरीबी नहीं देखते। हमारे पास सिर्फ एक ही वो है, अगर आपके अंदर टैलेंट है आओ, साबित करो और आगे आ जाओ। हम यहाँ पर किसी की जाति, पैसा, नस्ल भेद का कोई जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के आधार पे आगे बढ़ाने का काम है। और डॉक्टर यश की अध्यक्षता में हमने इन 3 सालों के अंदर लगभग 80,000 पेयर मतलब कपड़े हमने अब तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा काम है। तो डॉक्टर यश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे दीपक जी ने बताया कि संगठन इन कामों को काम कर रहा है, मैंने कहीं एक वेबसाइट पर आपकी के पढ़ा है कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जैसे मैंने बोला भी, कि जिसमें किसी भी प्रकार के अन्याय के लिए कोई भी स्थान ना हो। इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे आप? जी देखिए, विराट हिंदुस्तान संगम का अगर आप देखें कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि जो भारत के जो शिक्षित युवा हैं, उन शिक्षित युवाओं को हम किस प्रकार भारतीय संस्कृति, भारतीय जो इस महान भारत भूमि की संस्कृति, यहाँ की विरासत, उन सारी चीज़ों के बारे में बताना। क्योंकि ये हमारे जो शिक्षा में जो है, जो सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, कहीं ना कहीं हम पाते हैं, हमने देखा है, हम सभी उस सिस्टम से आए हैं, इन सभी चीज़ों का समावेश हमारे शिक्षा में नहीं है। और साथ ही साथ एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना संगठन के माध्यम से जो हिंदू पुनर्जागरण में एक हम एक कहें कि मील का पत्थर साबित हो, ऐसी व्यवस्था हम स्थापित करना चाहते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ में कि हम संगठन में सूक्ष्म स्तर यानी आप मान के चलिए कि ग्राम चौपाल से लेकर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम किस प्रकार अपनी जो भारतीय संस्कृति है, वो जो उसको जो गौरव स्थापित करने के लिए हम किस प्रकार ग्राम स्तर से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक
अनेक हम उद्बोधन के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, स्कूल जो ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ से लेके वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आज विराट हिंदुस्तान संगम के सदस्य, वक्ता, अधिवक्ता सभी लोग इस चीज़ को स्थापित करने के लिए डॉक्टर स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी जी के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें सृजनात्मक कार्य हो रहा है। आपने डॉक्टर स्वामी की बात करी, तो डॉक्टर स्वामी उन वकीलों में से रहे या फिर उन राजनेताओं में से रहे जो धारा 370 के लिए बहुत पहले से मुखर होकर अपनी बात करी, और अब धारा 370 को ख़त्म होने पर भी 1 साल पूरा हो रहा है। कुछ इसके बारे में आप बताएं कि इसमें संगठन की क्या भूमिका रही, या डॉक्टर स्वामी की आप क्या भूमिका देखते हैं धारा 370 हटने पर? देखिए, जहाँ तक बात है, हम धारा 370 की अगर हम बात करें, धारा 370 ये एक ऐसा नासूर बन गया था भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए, हम सभी के देशवासियों के स्वाभिमान पे एक दिन प्रतिदिन एक चोट करने वाला मुद्दा था। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस देश में जो सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने लोगों को भ्रमित किया है। भ्रमित कैसे किया है? जो सरकारें थी, एक पक्ष था जो ये कार्य करना ही नहीं चाहता था, इस धारा 370 को हटाना ही नहीं चाहता था। एक पक्ष ऐसा भी था कि जो चाहता था कि इसमें कन्फ्यूजन बना रहे कि ये धारा 370 तो तब हटेगी जब लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर बहुमत साबित होगा, तो ही ये कोई सरकार ऐसी आएगी तो ही ये हट सकता है। लेकिन वास्तविकता क्या थी कि धारा 370 की अगर हम बात करें, ये धारा 370 तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 1% भी कैबिनेट की सहमति के बिना इसे लागू कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में जब कोई चीज़ बिना कैबिनेट के अप्रूवल के एक उसमें आती है, अमल में आती है, तो उसके लिए राज्यसभा या लोकसभा के अंदर किसी बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है। तो यश जी, आपका कहना यह है कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कैबिनेट, अपने सदस्य या फिर किसी कमेटी का कोई सुझाव नहीं माना ये 370 लागू करने के दौरान? बिल्कुल, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बिना कैबिनेट के अप्रूवल के धारा 370 को कश्मीर में लागू किया। तो जो बिना कैबिनेट के कोई भी अगर ऐसा नियम देश के अंदर कहीं लागू किया जाता है तो राज्यसभा या लोकसभा में मेजॉरिटी की कोई आवश्यकता नहीं होती। माननीय राष्ट्रपति जी के एक नोटिफिकेशन के जरिए उसे हटाया जा सकता है। ये बात डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी दशकों से कह रहे थे। कुछ लोग इस बात को अपने राजनीतिक समीकरणों के कारण से सहमति असहमति जताते रहते थे, लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाया गया तो हम सभी ने देखा राष्ट्रपति जी के नोटिफिकेशन के द्वारा ही उसे हटाया गया। कहीं भी आज भी राज्यसभा के अंदर वर्तमान सरकार के पास में मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन धारा 370 भी नहीं है। बिल्कुल। अब धारा 370 को हटे 1 वर्ष हो गया है, तो मैं दीपक जी से पूछना चाहूँगा कि दीपक जी, धारा 370 को हटने के मतलब 1 साल पूरे हो जाएंगे आपके 5 अगस्त को, और अब सारी चीज़ें वहाँ बदली हैं, और उस बदलाव को आप किस रूप में देखते हैं? आने वाली 5 अगस्त को 1 वर्ष हो जाएगा, हम वर्षी मनाने जा रहे हैं धारा 370 समाप्त होने के पे। इस दौरान हमको बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। धारा 370 हटाना एक बड़ी बात है जो कि इतिहास में है, लेकिन उससे पहले के जो कार्य किए गए उस पर भी आना ज़रूरी है। जैसे कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो बॉर्डर एरिया पर रहने वाले लोगों को किस तरीके से उनको जम्मू कश्मीर के संविधान में ऐड किया जाए, कैसे उनको मजबूत बनाया जाए, कैसे उनको एक रिजर्वेशन के थ्रू एक समय निर्धारित रिजर्वेशन देने के तहत उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए। दूसरी बात, धारा 370 हटने से एक सबसे बड़ा कलंक जो इस देश से मैं मतलब कि सोचता हूँ कि इस देश पे कलंक है, वो भी भारत भूमि जैसे, कि अगर आप दलित हो और अगर वहाँ पर काम करते हो और आप कोई भी एजुकेशन पढ़ते हो, आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ,
कुछ भी बन जाओ, लेकिन आप जम्मू कश्मीर के अंदर आप डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर कर भी आए तो आप डॉक्टर नहीं हो। उनकी जम्मू कश्मीर के संविधान के अकॉर्डिंग आप दलित ही हो और आपका काम सिर्फ वहाँ पर गंदगी साफ करना है। ये कैसा कलंक था इस देश पे, इस देश के लोगों को। आप धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के बच्चे जो कहीं मुंबई है, हैदराबाद है, अन्य अन्य स्थान पर हैं, आज जब उनके इंटरव्यू या उनको नेशनल मीडिया पे दिखाया, वो रोते हैं कि हम 50-50 साल हमारे दादा परदादा यहाँ पर रहे, मर गए, लेकिन हमको इन लोगों के गंदगी साफ करने के लिए रखा गया। तो धारा 370 खत्म होने के जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा वो 6 लाख हिंदुओं और वहाँ के माइनॉरिटी सिखों के पास। उनको अब मेन स्ट्रीम में एक झंडा एक संविधान के तहत पूरे देश से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। दूसरा, पूरे देश को जम्मू कश्मीर के साथ एक डेवलपमेंट करने का और अपने विचार रखने और समझने का मौका मिलेगा, जो कि पहले बंद था। पहले श्रीनगर से आगे कोई बात नहीं होती थी। बारामूला, अनंतपुरा, ये ऐसे जगह थे जहाँ पर हम कभी सोचते नहीं थे। लेकिन धारा 370 घटने के बाद आज के सिनेरियो में नए लोग आए हैं, वहाँ के कश्मीरियत को पहचानने वाले, कश्मीरियत को जिंदा खड़े करने वाले लड़के आए हैं, और उन्होंने आगे बढ़ के इस चीज़ को भारत का हिस्से जोड़ने में अपना प्राउड फील किया है। तो आपका कहना ये है कि जो धारा 370 थी, ये दलित जो लोग थे वहाँ के, उनके अधिकारों का भी हनन करती थी? जी बिल्कुल, हनन नहीं करती थी, ये उनके संविधान में था। आर्टिकल्स, मुझे पूरा आर्टिकल 10 ही, मुझे अभी शायद हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग उनको कोई भी राइट नहीं था, वो पढ़ नहीं सकते थे, उनको स्वीपर की ही जॉब करनी थी। ये एक तरीके का कलंक है। आप सोचिए, मतलब कि ये कैसे हो सकता है। 30A संविधान का 30A के अकॉर्डिंग वो बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, वो कुछ भी कर ले, उनको सुपर। मैं आपको करेक्ट कर दूं, 35 से राइट, 35 से। तो आप सोचिए कैसा कलंक। जिस बच्चे में टैलेंट है, सब कुछ है, जिसने मेहनत करके अपनी गरीबी गुरबी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ा, और डॉक्टर बनना कोई आसान खेल नहीं है। आप डॉक्टर की परीक्षा पास करने IIT जैसे कानपुर, IIT रुड़की, इस तरीके से डॉक्टर पास की परीक्षाएँ होती हैं, और शायद उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए। वो बच्चे जो इस चीज़ पे हैं, वो उनको फाइनली क्या है कि वो कश्मीर में काम कर नहीं सकते। कश्मीर को छोड़ेंगे तो कश्मीर की पात्रता खो देंगे। अब 370 खत्म होने के बाद वहाँ के लड़के, वहाँ के युवा युवतियाँ पूरे देश के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ेंगे आगे। तो डॉक्टर यश ने भी ऐसे रखा है कि धारा 370 पे, और तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर धारा 370 हटने के बाद दलितों को एक अधिकार मिलेंगे, महिलाओं को एक अधिकार मिलेंगे। अब तक की सरकारों ने इस पे बिल्कुल भी गौर नहीं करा। जो सरकारें दम्भ भरती हैं कि हम दलितों के पक्ष में काम करते हैं। जी बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी इस चीज़ के विषय के एक्सपर्ट से पूछ लीजिएगा। अभी कुछ समय पहले कुछ न्यूज़ चैनल पे एक रोशनी एक्ट का नाम का दिखाया गया था, उसमें किस तरीके से जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी को बदलने की बात चल रही थी कि कैसे वहाँ के लोगों को वहाँ से हटाकर वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज किया जाए, जिससे कि कुछ विशेष समुदाय के लोगों को ही वहाँ पर जगह मिले, और बाकी जो वहाँ पर 90 से भगाए जो हमारे पंडित थे, जो भी 90 के दौरान भगाए, उनको किस तरीके से बाहर कर दिया जाए। तो जब हम इसको दर बाय दर आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये कितना अन्यायपूर्ण नहीं था। भारत देश की संस्कृति में जहाँ पर सबको एक समान अधिकार देने की बात जो हमारे संविधान में लिखा है, मैं संविधान के बाबा साहब अम्बेडकर की बात करता हूँ, जो कहते हैं कि सबके लिए समान है, लेकिन वो शिक्षा का समान का गला घोटने वाले जम्मू कश्मीर के लोग, जिन्होंने इन 70 साल तक, और तथाकथित उनको अपना समर्थन देने वाले लोग जिन्होंने ये काम किया, आप कैसे एक पूरे की पूरी सोसाइटी को, एक पूरे वर्ग को देश के चीज़ों से वंचित कर देते हो। मैंने एक झंडा एक संविधान के तहत गिरफ्तारी दी थी, अध्यक्ष जी को पता है, 26 जनवरी 2013 को जम्मू कश्मीर भवन पे, और तब भी हमारा विरोध यही था कि एक झंडा एक संविधान होना चाहिए। ये 2 झंडे और 2 संविधान का ये देश नहीं है। ये इसकी शुरुआत सरदार पटेल ने भी कहा था, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने भी इसका प्रयास किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इस चीज़ को, और उन्होंने तो इस चीज़ पे शहादत भी दी थी। बिल्कुल। अब आपको एक अच्छा सा फील होता होगा, आपने जो संघर्ष करा, आपके संगठन ने जो संघर्ष करा, डॉक्टर स्वामी ने जो संघर्ष करा, उसका आपको फल मिला, और भारतीय इतिहास में वो ऐतिहासिक तिथि कह सकते हैं हम, और वो बिल्कुल एक, हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय पूर्ण रूप से भारत आज़ाद हुआ। तो 5 अगस्त 2019
और मुझे आज भी याद है वो सोमवार का दिन था, सावन का महीना था। तो उस दिन आपका सपना पूरा हुआ, एक मतलब एक पीढ़ी का सपना पूरा होने के बराबर था। तो बहुत खुशी हुई होगी यशपाल जी। जी बिल्कुल, अगर ऐसा कोई कार्य है राष्ट्र हित के लिए, अगर कोई भी कार्य होता है और जो इसके लिए हमने दशकों से इंतज़ार किया, कई कई पीढ़ियां इसके लिए खप गई, और जब वो जिन्होंने ये शुरुआत की थी, शायद मुझे नहीं याद कि उनमें से कोई ये सब देख भी पाए हैं, लेकिन उन्होंने ये सब किया और आज की जनरेशन ने देखा, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से और उठाना चाहूँगा यहाँ पर, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये हमारा कार्य ख़त्म हो गया है 370 हटाने के बाद में। जो अंदरूनी मामले हैं वो सरकारें करती रहेंगी। तो चनू, जो अभी कठिनाई और भी हैं आगे, हम जो चाहते हैं कि ये जैसे कहते हैं ना, परिपूर्ण होना, ये परिपूर्ण तब होगा जब अभी 370 हटी है तो आंशिक रूप से हमने कश्मीर की समस्या को आंशिक रूप से सॉल्व कर लिया है। हाँ, लेकिन पूर्ण रूप से जब होगी जब पीओके को भारत सरकार पूरी तरह से भारत के अंदर विलय करेगी और वहाँ पे भारतीय सरकार का, भारतीय जो शासन वहाँ पे स्थापित होगा। साथ ही एक जो विषय जो बहुत कम लोग इस पे ध्यान देते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक रेजोल्यूशन दिया था जो वो भी इलीगल था। तो भारत की सरकार को वो समय आ गया है कि वो रेजोल्यूशन भी यूनाइटेड नेशंस से वापस लेना चाहिए, उसकी वैधता खत्म कर देनी। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इसके बारे में डॉक्टर स्वामी बिल्कुल कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर स्वामी पत्रों के माध्यम से एक सांसद होने के नाते और संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर भी इस विषय आपको मैं रोकना चाहूँगा, डॉक्टर स्वामी के बारे में एक कहा जाती है, बात बहुत घूमती है कि वो एक सांसद नहीं है। लगभग बताने वाले कहते हैं 50 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उनकी सीधी बातें हैं। तो वो इस चीज़ को यूएन में जो आपने बताया उसको वो बड़ी आसानी से हटवा सकते हैं। तो फिर देखिए क्या होता है, एक स्टेट जब कोई भी रेजोल्यूशन है, जैसे उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दिया, भारत सरकार ने दिया, तो उसी तरह से आज भी वो अगर विड्रॉ करना है तो भारत सरकार ही वो विड्रॉ करेगी। तो एक जो हेड ऑफ द स्टेट है, स्टेट के जो हेड हैं वही वो सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई धारा 370 के बारे में। अब आपका जो संगठन का दूसरा बड़ा मुद्दा रहा राम मंदिर, और ये हम कह सकते हैं कि 2019 का वर्ष ऐसा रहा कि जिसमें आपके 5 मुद्दे पूरे हुए। बड़े तो मुद्दे ये हुए कि 3 तलाक का मुद्दा हुआ, राम मंदिर का हुआ, धारा 370 हुआ। तो मैं आप राम मंदिर से पूछना चाहूँगा, एक लंबी लड़ाई लड़ी और एक समय ऐसा आया कि डॉक्टर स्वामी ने, आपके संगठन ने याचिका दी कि उनको भी पक्षकार बनाया जाए। फिर एक बड़ी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि जो वो लगभग 68 एकड़ भूमि है वो हिंदू पक्षकारों को दी जाए और वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हो। तो ये तो बिल्कुल आपको सोने पे सुहागा जैसा एक बात रही। और या फिर ऐसे आप कह सकते हैं कि इसके अलावा भी बहुत से मुद्दे रहे, जैसे राम सेतु का, उस पर भी डॉक्टर स्वामी और आपका संगठन मुखर होकर बोला। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर स्वामी की क्या भूमिका रही? डॉक्टर स्वामी की मैं जब इतिहास को देखता हूँ तो एक अतिशयोक्ति रहती है कि मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि आप हंस क्यों रहे। मैं इसलिए रहा हूँ कि डॉक्टर स्वामी ही एक ऐसे योद्धा थे जब इस देश में हताश, निराश और कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं जुटाता था, तब डॉक्टर स्वामी अकेले एक योद्धा के तौर पे आए और उन्होंने पूरी एक ललकार, हुंकार भरी और उन्होंने इसको चैलेंज किया। चैलेंज ही नहीं किया, जो हास्य पे हम लोग चले गए थे, जो हिंदू समाज, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक अविश्वास बैठ गया था, घर कर गया था कि शायद ये सब बातें नहीं। और मैं इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवियों से मिला था, शायद वो भी बड़े मजाक में कहते थे अरे अरे ये सब नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर स्वामी खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं, ना की कहीं जगह नहीं होती, और ये उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने राम सेतु को बचाया, और तब बचाया जब उसको तोड़ दिया गया था, जब उसमें मशीनें लगा दी गई थी, और उनके तर्क के आधार पर ही जज ने उनको ऑन द स्पॉट स्टे दिया।
और ये उनकी बुद्धिमत्ता है, और बुद्धिमत्ता यहीं पे नहीं झलकती है। आप कैलाश मानसरोवर चले जाइए, आज कैलाश मानसरोवर पर सब भारतीय जाते हैं, और सबका सपना भी शायद आपका भी हो और मेरा भी हो। बिल्कुल। आज कैलाश मानसरोवर पर अगर हम जा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर स्वामी की वजह से। ये बहुत सारे लोगों को भारत के देश के अंदर पता ही नहीं है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा को अगर किसी ने शुरू किया तो वो डॉक्टर स्वामी थे। तो डॉक्टर स्वामी ने अभी से नहीं कर रहे, डॉक्टर स्वामी शुरू से ही इन चीज़ों की तरफ थे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ लोग अपने या कह कि कुछ राइट विंगरों का भी कुछ एक दो का आना हुआ तो ये मुद्दे उठने लगे तो जनता के सामने आने ही थे। पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे जनता तय कर लेती, लेकिन जो पक्षकार जितना दलीलें जो तथ्यात्मक, क्योंकि कोर्ट में भावात्मक चीज़ें नहीं चलती हैं, कोर्ट के अंदर चलती हैं दलीलें, और दलीलें वो जो वैध हो। राम जन्मभूमि का मुद्दे में इतने साल लगने का बहुत सारी सरकारों का भी वजह रहा। उदाहरण के तौर पर 2019 के चुनाव से पहले कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि इसको चुनाव के बाद किया जाए, क्योंकि ये एक चुनावी मुद्दा है और से बहुत सारी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना भी, जो जायज़ है नहीं जायज़ है मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ये रहा कि सरकारें भी चाहें कि ये उलझता रहे और हम इस पर राजनीतिक रोटियाँ सेकती रहें। तो अब तो मुद्दा बिल्कुल जी क्लियर हो गया है, हाँ, और मुद्दा क्लियर। 5 अगस्त को आने वाली ये 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखने वाले हैं मंदिर की, तो इसमें तो अब कुछ रह ही नहीं जाता है। इसमें कुछ भी नहीं रह जाता। अभी डॉक्टर स्वामी जी ने एक और बयान दिया था, मैं चाहता हूं कि सभी देश के जो बड़े लोग हैं वो उस पर ध्यान भी दें कि जब इतना बड़ा हम काम कर रहे हैं, धारा 370 की बरसी मना रहे हैं, और हम प्रभु श्री राम जो हम सबका सपना था, जो हमसे पहले कितनी पीढ़ियाँ खप गए इसको पूरा करने में, तो जब ये सब पूरा हो रहा है तो जिन पे इनका केस चल रहा है, जैसे लाल कृष्ण अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, तो क्यों ना उनको लगे हाथ उमा भारती जी, और अभी जो वर्तमान पे राज्यपाल ऋतम्बरा देवी हैं जी, ऋतम्बरा जी दीदी, तो क्यों ना उन पे भी ये सब चीज़ें हटा दी जाए। तो मेरा सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध है कि इन सब चीज़ों को भी जल्द से जल्द किया जाए। शायद आज की एक तारीख भी थी, तो ये काम तो दीपक जी प्रधानमंत्री जी के कार्य क्षेत्र में नहीं जी, है, जी, मैं- सुप्रीम कोर्ट इन कामों को करेगा। जी नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट करेगा। मैं तो एक आम आदमी के से ही तरह निवेदन कर सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उनको सुझाया है कि जब इतना सब कुछ भव्य मंदिर राम निर्माण का ईंट रखी जा रही हैं, तो उससे पहले जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, जिन पे बेवजह आज ये बहुत सारे सिटीजन चार्जेस लगे हुए हैं, उनको हटाया जाए, और देश में एक सकारात्मक माहौल बन रहा है तो क्यों ना उसकी तरफ और। चलो बिल्कुल। एक मुद्दा दोनों से ही पूछना चाहूँगा, यशपाल जी से भी और आपसे भी। संगठन, आपका जो संगठन एक मुद्दे पे बहुत मुखर रहा कि जो विदेशी सामान है और ख़ासकर चीन के जो सामान है उसका बहिष्कार करा जाए। आपको नहीं लगता कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पे भी एक सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? तो यशपाल जी आप बताओगे इसके बारे में। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी चीज़ है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, अगर हम अब तक बाहर से कोई सारी चीज़ें ले रहे थे, ज़रूरत के आधार पे ही चीज़ें ली जाती हैं, कोई भी बिना वजह नहीं ली जाती हैं। और उस सब चीज़ को अगर हम ध्यान में रख के अगर सोचें कि आज जिन देशों से हम ये सामान ले रहे थे उनके साथ में हमारे संबंध वैसे नहीं हैं, और दूसरा कोरोना का भी समय है, तो दोनों ही दृष्टि से मैं ऐसा मानता हूँ कि चीन के सामान की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो आवश्यक है कि अगर हम वहाँ से एक साथ चीज़ें नहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन आज जब पूरा भारत के युवा, भारत के नागरिक और भारत की कहीं ना कहीं भारत की सरकार ने भी पहली बार थोड़ा सा साहस दिखाया है कि उन्होंने कुछ कार्रवाई करने की एक मंशा जताई है, और वो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर सामान वहाँ से बैन हो रहा है, साथ के साथ यहाँ अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेंगे, तो सरकार का पूरा ध्यान और लोगों का पूरा ध्यान ऐसा होना चाहिए जो सामान हम वहाँ चाइना से लेके आते हैं उन सभी का निर्माण यहाँ पे हो और जल्द से जल्द हो। ऐसा एक अगर हम सिर्फ भावनात्मक तौर पे अगर हम विरोध करेंगे और वो व्यवस्था हम नहीं खड़ी कर पाएंगे तो फिर एक मजाक का पात्र बन जाएंगे। वो हमको वो देश के लोग हमें फिर बोलेंगे, वहाँ के बुद्धिजीवी फिर बोलेंगे कर लिया विरोध, अंत में हमसे ही सामान खरीदना है। यशपाल जी, एक बड़ी दिक्कत ये होती है, अब से पहले भी विदेशी सामानों का बड़ा विरोध होता है। मुझे एक नाम याद आता है, आदरणीय राजीव दीक्षित जी, जिन्होंने एक मूवमेंट चलाया कि भाई विदेशी सामान का हो। होता ये है कि अपने यहाँ स्वदेशी फैक्ट्री लगती भी हैं
और कुटीर उद्योग जिन्हें कहें वो लगते भी हैं, तो उसमें उत्पादन भी होता है और उनकी बिक्री न होने के कारण वो फिर उनको अपना वो कुटीर उद्योग बंद करना पड़ता है। तो आपका एक बड़ा संगठन है, उभरता हुआ संगठन है, तो आप इसके बारे में भी, आपके बारे में कोई आंदोलन या फिर कोई मूवमेंट ऐसा हो कि आज ज़्यादा से ज़्यादा अपने, जैसे प्रधानमंत्री का भी ये सपना है कि भाई लोकल फॉर वोकल, यानी कि स्थानीय लोगों से चीज़ खरीदी जाए, तो आपके संगठन उसमें अपनी क्या रूपरेखा देखता है और क्या भूमिका देखता है? देखिए, संगठन अपना काम कर रहा है और संगठन ने इसके लिए बहुत सारे जब से कोविड-19 हुआ है तब से बहुत सारे वेब के माध्यम से इन चीज़ों पे काम किया है। मैं इसमें पहले से ही जुड़ा हूँ और राजीव जी के साथ भी काम करने का सौभाग्य मिला। बिल्कुल, आप राजीव जी से भी जुड़े हुए हो। जी जी जी, उनके साथ एक दो बार, उनके साथ ज़्यादा काम नहीं कर पाए क्योंकि उनकी एक बहुत जल्दी मृत्यु हुई। उसमें कारण बहुत सारे हैं, उस पर नहीं जाएंगे। स्वदेशी का सब चाहते हैं कि स्वदेशी हो, लेकिन चाहने से स्वदेशी खड़ी नहीं की जा सकती। मैं खुद भी स्वदेशी से जुड़ा रहा और मैं जुड़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें समाज को खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक समाज अपने लोगों को खड़ा नहीं करेगा, सम्मान नहीं देगा, तो दूसरे तो वैसे भी हमें नहीं देने वाले। दूसरी बात, सच्चाई ये भी है, सच्चाई को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं समाज भी अब थोड़ा मैं ये कह सकता हूँ कि आलस प्रमोद की तरफ जा चुका है। उसे इतनी मेहनत करने में वो भी थोड़ा समझता है कि जैसे कि हमारा ट्रैक्टर का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब छोटे 5-10 किले रहेंगे तो उसके लिए ट्रैक्टर खरीदना, ये सब चीज़ें करना, ये मुझे वर्थफुल नहीं लगता। लेकिन क्या है कि आजकल भेड़ चाल है, सब खरीद रहे। आजकल समाज चाहता है कि मैं फटाफट फसल बोऊं, 3 फसल ले लूं, सब काम तेजी से हो जाए, बस आज डाला और कल मिल जाए। ये संभव नहीं है, स्वदेशी के साथ तो संभव नहीं है। और जब तक स्वदेशी पे आप लोकल समाज खड़ा नहीं होगा तब तक बहुत सारे बजट आज से पहले भी आए, आगे भी आएंगे, लेकिन स्वदेशी को समझने वाला और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसकी ज़रूरत है। ना कि जो एसी के कमरे में बैठ के देश के कृषि मंत्रालय एग्रीकल्चर की चीज़ों को बनाते हैं, बताते हैं कि ये मूल्य तय होगा, ये होगा। हमको एक टोटली रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये हमारा जो है जो धाराएं है, ये बहुत सारे संविधान में, इसमें बहुत सारे कुछ चीज़ों की इतनी बदलाव की ज़रूरत है जो कि आज भी हमको मजबूर करता है इन सब चीज़ों के लिए। आज देश पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़ा है, लेकिन आप देखो जब भी मौसम आता है तो हमारा लाखों टन गेहूँ खराब हो जाता है। हमारे देश में लोग 25 करोड़ से ज़्यादा, 30 करोड़ से लोग ज़्यादा भुखमरी के शिकार हैं, लेकिन यहीं पे ही लाखों टन खुले में भीग जाता है। तो ये क्या दर्शाता है? ये सिर्फ और सिर्फ ये काम ना करने की निकम्मापन है। आप इस तरीके का, मैं बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सच्चाई ये है कि सिस्टम में कुछ लोग जो बहुत पहले से घुस गए थे वो चाहते ही नहीं कि बदलाव आए, और इस वजह से स्वदेशी का ये बार बार फेल होना, और ये होता रहेगा जब तक कि सरकार स्वदेशी पे ध्यान ना दे और स्वदेशी में काम करने वालों को प्रोत्साहन ना करे। अब तो सरकार भी मतलब कि इस पे ध्यान दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बिल्कुल खुले शब्दों में इसका समर्थन ही नहीं किया है, कि लोगों से आग्रह किया है कि आप स्वदेशी को अपनाएं। तो समय का अभाव है दीपक जी और यशपाल जी, आज आपसे चर्चा हुई आपके संगठन के बारे में भी, उसके उद्देश्यों के बारे में भी। आपने चाहे वो राम मंदिर की बात रही हो, धारा 370 की बात रही हो, या फिर गलवान घाटी के बाद जो समाज में एक विरोध उपजा उसके बारे में बात रही हो, आपने खुल के अपनी राय रखी। आप दोनों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद यशपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।